हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक और आज मैं आपको बताऊंगा प्रश्न क्रमांक 13वां और 14वां। ठीक है, ये इस प्रश्नावली के आखिरी प्रश्न है और आपको क्या करना है, इस प्रश्न को पढ़िए। पहले, एक विद्यालय के दो कमरों ए व बी में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं। ए से 10 विद्यार्थी बी में चले जाते हैं तो दोनों कमरों में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है। और जब 20 विद्यार्थी बी से ए में भेजे जाते हैं तो ए के विद्यार्थियों की संख्या बी से दुगनी हो जाती है। प्रत्येक कमरे के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए। मान लीजिए आपका क्लास 9th है और आपके बगल में क्लास 10th है। ठीक है, तो सॉरी, आप लोग का क्लास 10th है और नेक्स्ट क्लास 9th है। तो माना 10th क्लास ए है और 9th क्लास बी, तो ए से आपके 10th क्लास से उठ के 9th में कितने बच्चे चले गए? 10 बच्चे चले गए तो दोनों कमरों में समान हो जाता है संख्या। जैसे आपके में 60 रहा होगा और 9th में 50 रहा होगा, तो 10 उसमें चले गए तो दोनों में बराबर हो गया 50-50। ठीक है, वही बोला है। और जब 20 विद्यार्थी बी से ए में, ऐसी अगर 9th से 20 विद्यार्थी 10th में आ जाते हैं तो दोनों कमरों की विद्यार्थियों की संख्या, तो ए के विद्यार्थियों की संख्या बी से दुगनी हो जाती है। तो आपके 10th क्लास का दुगना हो जाएगा और 9th क्लास का कम हो जाएगा। ठीक है, बी से दुगनी हो जाती है, मतलब आपके कक्षा की संख्या 10th दुगनी हो जाएगी और 9th का कम हो जाएगा। देखिए, इसमें करना कुछ नहीं है, आपको बस समीकरण बनाना है। जब ए से माना कमरे ए में विद्यार्थियों की संख्या बराबर x। ठीक है, और कमरे बी में विद्यार्थियों की संख्या बराबर y। बस ये a और b मान, x और y मान लिए। अब आपको समीकरण बनाना है। a से 10 विद्यार्थी, x से 10 विद्यार्थी b में भेजे जाते हैं तो x में कम होंगे कि ज़्यादा? भेज दिए, मतलब आपके क्लास से क्लास 9 में भेज दिए तो आपकी संख्या में कम होगा, तो माइनस लगाते हैं, प्लस माइनस लगाते हैं, -10। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, तो बी में भेज दिए जाते हैं, दोनों कमरों के विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है, मतलब बराबर तो है। कब? जब वाई में 20 विद्यार्थी बढ़ जाएं। ठीक है, इससे 10 कम होंगे, इसमें 10 बढ़ेंगे तो दोनों कमरों की बराबर हो जाएगा। बराबर लगाए। ठीक है, शब्दों को पकड़िए, अपने आप समीकरण बनेगा। विद्यार्थियों की संख्या में 10 की कमी हुई तो वाई कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 10 बढ़ गई। ठीक है, ये आपका बस इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब इसको समीकरण में बदल लीजिए, जैसे x माइनस वाई पक्षांतर होगा, यहाँ पे 10 है प्लस 10, ये -10 जाएगा तो -10 पक्षांतर होगा तो +10, तो x माइनस वाई इक्वल टू 20। ये आपका पहला समीकरण बन गया। देखिए, यहाँ तक समान हो जाती है, यहाँ तक का इतना छोटा सा। अब यहाँ से, और जब 20 विद्यार्थी बी से ए में भेजे जाते हैं तो जब 20 विद्यार्थी बी से ए में भेजे जाते हैं तो ए के विद्यार्थियों की संख्या बी के विद्यार्थियों की संख्या से दुगनी हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए, x माइनस x प्लस 20 किससे भेजे? विद्यार्थी बी से ए में भेज जाते हैं तो x प्लस 20 ए में बढ़ गया और y माइनस 20, y 9th क्लास में आपका कम हुए कितने? 20 विद्यार्थी, और 10th क्लास में 20 विद्यार्थी जुड़ गए तो बराबर होता है कि समान होगा तो बराबर लगाएंगे, कुछ नहीं लगेगा। लेकिन b से a में भेजे जाते हैं तो a के विद्यार्थियों की संख्या b के विद्यार्थियों की संख्या से दुगनी हो जाती है, इसकी दुगनी हो गई। ठीक है, इसलिए 2 लगा दिए। अब ये छोटा सा कॉन्सेप्ट, अब इसके बाद इसका हल, x प्लस 20 बराबर 2y
-40, 20 दूनी 40, x -2y, 2y पक्षांतर होगा +2y इधर -2y, और -40 -20 +20 पक्षांतर होगा तो x -2y = -60। ये हो गया दूसरा समीकरण। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, x समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, विलोपन विधि। तो समीकरण 1 क्या है? x - y = 20 और x - 2y = -60। घटा दीजिए, माइनस, ये माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, यहाँ पर x और x कट जाएगा, ये बचेगा y = ये हो जाएगा 80। ठीक है, y का मान 80, अतः y b में 80 छात्र हैं। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर x - 80 = 20, y का मान रखें, ये वाला समीकरण 1 है, ठीक है, समीकरण 1, और ये समीकरण 2। तो समीकरण 1 में x = 20 + 80 -80 पक्षांतर होगा तो +80, x = 100। अतः कमरे ए में विद्यार्थियों की संख्या x = 100, कमरे बी में विद्यार्थियों की संख्या 80। यहाँ पर आप लोग फिर से इस चीज़ को यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे आंसर। ठीक है, बन जाएगा। प्रश्न क्रमांक 13 बहुत ही आसान है, छोटा सा प्रश्न था, बन जाना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइएगा। ठीक है, फिर से बता दूंगा। अब आता है प्रश्न क्रमांक 14। इसका देखिए क्या दिया है। जब किसी आयत की लंबाई में 5 इकाई की कमी कर दी जाए और चौड़ाई में 2 इकाई की कमी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 80 इकाई कम हो जाता है। आप मेरे को बताइए, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणित, यहाँ पे लिखिए अच्छे से इसको, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। और आयत किसको बोलते हैं? ये आपका ब्लैक बोर्ड आयत है, आमने सामने की भुजा बराबर हो। ठीक है, ये आमने सामने की भुजा बराबर हो। तो यहाँ पे समझिए, आयत की लंबाई में 5 इकाई की कमी कर दी जाए, लंबाई में 5 इकाई की कमी। ठीक है, लंबाई में 5 इकाई की कमी कर, अच्छा इसमें 5 इकाई की कमी कर दिए, और चौड़ाई में इसमें अगर 5 इकाई की कमी कर दें, मान लो इतना कम कर दें, ठीक, और चौड़ाई में कितना, बस 2 इकाई की कमी यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो ये कुछ कमी होगा, ये यहाँ से हो जाएगा और ये यहाँ से इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तब उसके क्षेत्रफल में 80 इकाई कम हो जाता है। मतलब इसमें जब इतना कम करेंगे, 5 इकाई और 2 इकाई, तो इसका 80 इकाई क्षेत्रफल कम हो जाएगा। सेम उसी आयत में, मतलब दूसरा आयत में, जब उसकी लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि और 5 इकाई की कमी कर दी जाती है तो उसका क्षेत्रफल 50 इकाई बढ़ जाता है। इसके लंबाई को बढ़ा दो, इसको 50 इकाई और नीचे तक बढ़ा दो, और 5 इकाई की वृद्धि चौड़ाई में
मतलब इस चौड़ाई में यहीं तक 5 इकाई की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल 50 इकाई बढ़ जाता है, बढ़ेगा ही क्षेत्रफल। आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। एकदम आसान है। माना आयत की लंबाई बराबर x, आयत की चौड़ाई बराबर y। ठीक है। अब आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। यहाँ पर x और y, x इंटू वाई, लंबाई गुणित चौड़ाई में कितना का कमी हो जा रहा है, यहाँ तक देखिए 80 इकाई का कमी, कमी मतलब माइनस, बराबर लंबाई कितना, लंबाई 5। यहाँ पर छोटा सा एक और देख लीजिए, यहाँ पर लंबाई में 5 इकाई की वृद्धि, तो लंबाई बराबर x प्लस 5। ठीक है, वृद्धि कमी कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे कमी कर रहे हैं। और चौड़ाई में x y, चौड़ाई y है, y में 2 इकाई की वृद्धि कर रहे हैं। ठीक है, समझ आया। तो आयत का क्षेत्रफल एक्स वाई, आयत का क्षेत्रफल एक्स वाई, लंबाई गुणित चौड़ाई -80। -80 क्यों? क्योंकि उसके क्षेत्रफल में 80 इकाई की कमी हो रही है, बराबर लंबाई x -5 और चौड़ाई y + 2। सुविधा के लिए इसको इस तरफ और इसको उस तरफ लिख लेते हैं, x -5 y + 2 बराबर xy -80। ठीक है, तो अब इसका गुणा करेंगे, xy -5 का y से करेंगे 5y + 2 का x से करेंगे, x का 2 से करिए +2x, या फिर 5 दूनी 10 प्लस माइनस माइनस -10 बराबर xy -80। अब यहाँ पर xy और xy कैंसल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर आपका बचेगा 2x -5y, समीकरण को अच्छे से व्यवस्थित कर रहे हैं, बराबर -80 + 10। इस -10 को पक्षांतर कर दिए -80 के साथ, तो 2x -5y = -70। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। ठीक है, -70, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसी का आगे यहाँ पर देख लीजिए। ठीक, 2x -5y = 70। अब ये यहाँ तक था, इकाई कम हो जाता है, यहाँ तक ये सॉल्व हुआ। अब देखते हैं जब उसकी लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि और 5 इकाई की कमी कर दी जाती है, तब उसका क्षेत्रफल 50 इकाई बढ़ जाता है। अब यहाँ पे दूसरा लंबाई बराबर, जब उसकी लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि, x + 10, चौड़ाई में x -5, 10 इकाई की वृद्धि और 5 इकाई की कमी कर दी जाती है, तो उसका क्षेत्रफल 50 इकाई बढ़ जाता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल कितना है, xy, लंबाई गुणित चौड़ाई, माइनस इसके क्षेत्रफल बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है तो माइनस लगेगा कि प्लस लगेगा जी। और कितना इकाई बढ़ रहा है, 50। और लंबाई कितना, x + 10 और चौड़ाई कितना, x - 5। तो x + 10 और x - 5 = xy + 50।
इसको कुछ नहीं करना है, बस सुविधा अनुसार मैंने लिखा है, जैसे इस तरफ लिखा था वैसे ही यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे गुणा करिए, ये सॉरी y है, y माइनस 5, चौड़ाई y है, y माइनस 5, तो x y हो जाएगा, x का y से गुणा होगा, अब 10 का y से होगा प्लस 10y माइनस 5x और 5 दहाम 50 माइनस 50 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 50। एक्स वाई कैंसल आउट, माइनस 5x प्लस 10y इक्वल टू माइनस, ये इसको यहीं पे लिख लीजिए माइनस 50 और इस 50 को पक्षांतर कर लीजिए माइनस 50 इक्वल टू 100। ठीक है, तो माइनस 5x प्लस 10y इक्वल टू ये माइनस 100 होगा, 0। तो अब देखिए माइनस 5 से सबका भाग दे दीजिए, यहाँ पे माइनस 5 का सबसे भाग देंगे तो 5 एकम 5x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 2y, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 20, 5 दूनी 10 1 0 बराबर 0। x माइनस 2y इक्वल टू 20, माइनस 20 प्लस 20 पक्षांतर होगा। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, विलोपन विधि लगा देंगे, विलोपन विधि लगा देंगे और इस सवाल को अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 13 मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, मैंने ये एरो का निशान लगा दिया है। इसके बाद आप यहाँ से हल करना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे विलोपन विधि लगा के समीकरण नंबर 1 और 2 से आप लोग हल करेंगे। ठीक है, ये अंतिम प्रश्न था इसलिए मैं अब इसका विलोपन विधि नहीं बता रहा हूँ। आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, बन जाएगा। और अब नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 3 स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।